दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जूटोपिया नाम की इस मूवी के अगले पार्ट के बारे में, यानी जूटोपिया 2 के बारे में। दोस्तों ये मूवी है जो कि एनिमेटेड एक मूवी है, डिज्नी द्वारा देखने को मिली थी 2001 से 16 के अंदर। अमेरिकन एनिमेटेड मूवी है, तो इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी इस पार्ट के बारे में, पिछले पार्ट के कलेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जूटोपिया 2 विभिन्न क्षेत्रों में जूट्रोपोलिस 2 या जूमेनिया 2 शीर्षक। बी वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई एक आगामी अमेरिकी एनिमेटेड बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म जूटोपिया 2016 की अगली कड़ी होगी और जूटोपिया फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त होगी। इसे जेरेड बुश द्वारा लिखा और निर्देशित किया जा रहा है और यवेट मेरिनो द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इसमें गिनिफर गुडविन और जेसन बेटमैन पहली फिल्म से जूडी हॉप्स और निक वाइल्ड के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं, जिसमें के हुई क्वान और फॉर्च्यून फीमस्टर भी शामिल है। जूटोपिया 2 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 नवंबर 2025 को रिलीज किया जाना है। आवाज कास्ट: गिनिफर गुडविन जूडी हॉप्स के रूप में 2, जेसन बेटमैन निक वाइल्ड के रूप में 3, के हुई क्वान गैरी के रूप में निक और जूडी द्वारा पीछा किया जा रहा एक सांप, फॉर्च्यून फीमस्टर निबल्स, मार्श मार्केट में रहने वाला एक बीवर जो निक और जूडी की मदद करता है। उत्पादन विकास: जून 2016 में निर्देशक बायरन हॉवर्ड और रिच मूर जूटोपिया सीक्वल की संभावना के बारे में बातचीत कर रहे थे। 6-7 फरवरी 2023 में QA कॉल के दौरान डिज्नी के CEO बॉब इगर ने पुष्टि की कि सीक्वल सक्रिय विकास में था। 8 उस दिन बाद में पटकथा लेखक जेरेड बुश ने पुष्टि की कि वह फिल्म पर काम कर रहे थे। 9 जूडी हॉप्स की आवाज देने वाली गिनिफर गुडविन ने सिनेमा ब्लेंड को बताया कि वह सीक्वल में जूडी और निक के बीच भूमिका उलटफेर देखना चाहेंगी। मैं देखना चाहूंगी कि निक को जूडी को यह विश्वास दिलाना होगा कि दुनिया लड़ने लायक है। निक वाइल्ड की आवाज देने वाले जेसन बेटमैन ने भी सिनेमा ब्लेंड को सीक्वल के लिए अपने विचार के बारे में बताया। फरवरी 2024 में इगर ने घोषणा की कि फिल्म को आधिकारिक तौर पर जूटोपिया 2 नाम दिया जाएगा। 11 अप्रैल 2024 में गुडविन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पुष्टि की कि उन्होंने जूडी के लिए अपनी लाइनें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि फिल्म का निर्माण चल रहा है। 2 अगस्त 2024 में D23 एक्सपो में यह घोषणा की गई थी कि जूटोपिया 2 में सरीसृप होंगे और के हुई क्वान को गैरी की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी, जो निक और जूडी द्वारा पीछा किया जा रहा एक सांप था। 4 फुटेज में एक सीक्वेंस भी दिखाया गया था जिसमें निक और जूडी मार्श मार्केट में गैरी को खोजते हैं। 3 अगले दिन बुश ने अपने एक्स अकाउंट पर खुलासा किया कि फॉर्च्यून फीमस्टर निबल्स नामक एक बीवर की आवाज देने के लिए कलाकारों में शामिल हो। D23 में एक साक्षात्कार में गुडविन ने स्वीकार किया कि सीक्वल 2017 से गुप्त रूप से विकास में है। 12 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता मुक्त करना: जूटोपिया 2 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 नवंबर 2025 को रिलीज किया जाना है। 11 नोट्स: वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स बैनर के माध्यम से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित। जेरेड बुश, जन्म 12 जून 1974, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक है। उन्हें वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्म जूटोपिया 2016 के सहलेखन और सहनिर्देशन, फिल्म मोआना 2016 के लेखन और फिल्म इनकैंटो 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने के अलावा डिज्नी एक्सडी एनिमेटेड सीरीज पेंजीरो पार्ट टाइम हीरो के सहनिर्माण और कार्यकारी निर्माता के रूप में जाना जाता है। आजीविका: वह जूटोपिया परियोजना में बहुत पहले ही शामिल हो गए थे, इससे पहले कि यह एक जासूसी फिल्म से पुलिस प्रक्रियात्मक में विकसित हो। वह एक जासूसी फिल्म पर काम करने के लिए उत्साहित थे क्योंकि उनके पिता और दादा दोनों ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी के लिए काम किया था। 3 उन्होंने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की मोआना की पटकथा भी लिखी। HR बुश ने एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज पेंजीरो
पार्ट टाइम हीरो का सहनिर्माण किया। 5. 2021 में बुश ने बायरन हॉवर्थ के साथ एक कोलंबियाई जादुई परिवार के बारे में इनकांटो का निर्देशन किया, जिसमें चारिस कास्त्रो स्मिथ सहनिर्देशक थे। 6. बुश ने कास्त्रो स्मिथ के साथ पटकथा का सहलेखन भी किया। फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक कार्यकारी निर्माता अन्य आवाज टिप्पणी 2000 नीचे क्या छुपा है, नहीं 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 हाँ सहायक श्री रापके 2014 बिग हीरो 6 नहीं 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 हाँ रचनात्मक नेतृत्व 2016 जूटोपिया सहनिदेशक हाँ नहीं हाँ प्रोंक ओरिक सेंटलरसन मोआना नहीं पटकथा नहीं हाँ 2018 राल्फ ने इंटरनेट को तोड़ा नहीं 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 हाँ 2019 फ्रोजन 2 नहीं 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 हाँ 2021 राया और अंतिम ड्रैगन नहीं नहीं हाँ हाँ एनकांटो हाँ हाँ नहीं हाँ 2022 अजीब दुनिया नहीं 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 हाँ 2023 इच्छा नहीं 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 हाँ 2024 मोआना 2 नहीं हाँ नहीं हाँ 2025 जूटोपिया 2 7 हाँ हाँ नहीं हाँ 2026 मोआना नहीं पटकथा नहीं नहीं फिल्माने टेलीविजन। वर्ष शीर्षक निर्माता लेखक कहानी संपादक संगीतकार 2000 बड़ा तमंचा नहीं नहीं सहायक नहीं नहीं 2002 बेबी बॉब नहीं सहनिर्माता कर्मचारी नहीं नहीं 2003 पूरी तरह से अपमानजनक व्यवहार नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं 2003 डंबर और डंबर नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं 200304 मेरे पिता से कौन शादी करना चाहता है, नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं 200307 हम सब नहीं सहनिर्माता हाँ कार्यकारिणी नहीं 2014 17 पेन जीरो पार्ट टाइम हीरो हाँ कार्यकारिणी हाँ नहीं हाँ। लघु फिल्में। वर्ष शीर्षक कार्यकारी निर्माता अन्य आवाज नोट्स 2022 जूटोपिया प्लस हाहा प्रोंक ओरिक सेंटलरसन डिज्नी प्लस ओरिजिनल लघु फिल्में। पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग के लिए प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ। बीईटी कॉमेडी अवार्ड्स 2005 हास्य श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट लेखन हम सब जेरेड बुश, आर्थर हैरिस, स्टेसी ए लिटिल जॉन, लोरी लैकिन, ज्वेल वर्मली, जोश वुल्फ, डेमेट्रियस आंद्रे बैडी, बायरन होर्ड, रे लैंकन, जॉन सिमंस, रॉब रोसेल, चैड ड्रू, बेट्सी बोर्न्स मनोनीत। सिएटल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड 2017 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जूटोपिया जेरेड बुश, बायरन हॉवर्ड, रिच मूर जीत गया। महिला फिल्म पत्रकारों का गठबंधन 21 दिसंबर 2016 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जीत गया। 9 एनी पुरस्कार 4 फरवरी 2017 एनिमेटेड फीचर प्रोडक्शन में लेखन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि जेरेड बुश और फिल जॉनस्टन जीत गया। 10 अमेरिका के विज्ञान कथा और फंतासी लेखक 20 मई 2017 रे ब्रैडबरी पुरस्कार मनोनीत। बायरन पी हॉवर्ड, जन्म 26 दिसंबर 1968, एक अमेरिकी एनिमेटर, चरित्र डिजाइनर, कहानी कलाकार, फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। उन्हें वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्मों बोल्ट 2008, टैंगल 2010, जूटोपिया 2016 और एनकैंटो 2021 के निर्देशक के रूप में जाना जाता है। वह जूटोपिया और एनकैंटो पर अपने काम के लिए 2 बार सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर जीतने वाले पहले एलजीबीटी निर्देशक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हॉवर्ड का जन्म जापान के मिसावा में हुआ था और उनका पालन पोषण फिलाडेल्फिया 2 और इसाक्वा, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहरी इलाकों में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने ओलंपिया, वाशिंगटन में एवरग्रीन स्टेट कॉलेज में पढ़ाई की। 3 आजीविका। हॉवर्ड ने डिज्नी में अपना करियर डिज्नी एमजीएम स्टूडियो में टूर गाइड के रूप में शुरू किया। हॉवर्ड ने डिज्नी के लिए काम करने का सपना देखा था और बड़े होने के दौरान उन्होंने डिज्नी के 9 बूढ़े लोगों में से एक मास्टर एनिमेटर फ्रैंक थॉमस को पत्र लिखा था। उन्होंने जल्द ही डिज्नी स्टूडियो इंटर्नशिप शुरू की और 1994 में उन्हें काम पर रखा गया। 3 पोकाहोंटस, मुलान, लिलो एंड स्टिच और ब्रदर बियर सहित फिल्मों पर एक एनिमेटर के रूप में काम किया। 4-5 उन्हें ब्रदर बियर के लिए कैरेक्टर एनिमेशन के लिए 2003 एनी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 6
हॉवर्ड द्वारा निर्देशित पहली फिल्म एनिमेटेड डिज्नी फिल्म बोल्ट थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए 2008 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 7. क्रिस विलियम्स के साथ फिल्म के सहनिर्देशक के रूप में अपनी भूमिका में हॉवर्ड ने चरित्र डिजाइन और एनिमेशन पर ध्यान केंद्रित किया। 7. हॉवर्ड ने एनिमेटेड डिज्नी फिल्मों टैंगल 2010 नाथन ग्रेनो के साथ सहनिर्देशित और जूटोपिया 2016 रिच मूर के साथ सहनिर्देशित का निर्देशन किया। 8, 9, 10 उन्होंने और ग्रेनो ने एनिमेटेड शॉर्ट टैंगल लेवर आफ्टर का सहनिर्देशन और लेखन भी किया, जिसमें टैंगल के सहायक पात्र है, और ब्यूटी एंड द बीस्ट के 2012 3D री-रिलीज से पहले सिनेमाघरों में दिखाया गया था। 11. जूटोपिया के निर्माण के बाद हॉवर्ड 2016 व्यू कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ताओं में से एक थे। उन्होंने जूटोपिया के निर्माण के पीछे की प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी और उन्होंने डिज्नी कैरेक्टर डिजाइन का DNA नामक एक कार्यशाला में चरित्र निर्माण के पीछे के कौशल सिखाए। 12. जूटोपिया पर अपने काम के बाद हॉवर्ड ने एनकांटो पर लिन-मैनुअल मिरांडा के साथ काम किया। 13. हॉवर्ड ने जूटोपिया के सहनिर्देशक जेरेड बुश और चारिस कास्त्रो स्मिथ के साथ मिलकर फिल्म का सहनिर्देशन किया, जबकि मिरांडा ने इस परियोजना के लिए गीत लिखे, जो एक जादुई कोलंबियाई परिवार की लड़की पर केंद्रित था, जिसमें खुद जादू की कमी थी। 4. 2009 में हॉवर्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य बने। 15. व्यक्तिगत जीवन फ्यूजन डॉक्यूमेंट्री इमेजिनिंग जूटोपिया में हॉवर्ड ने उल्लेख किया कि वह खुले तौर पर समलैंगिक है और 1988 से शादीशुदा है। रिचर्ड एल मूर, एक जन्म 10 मई 1963, 2 एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन एनिमेशन निर्देशक, पटकथा लेखक और आवाज अभिनेता है। उन्हें प्राइम टाइम एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज जैसे द सिम्पसंस, द क्रिटिक और फ्यूचरामा में निर्देशक के रूप में काम करने के लिए जाना जाता है, और साथ ही वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के लिए रेकेट राल्फ 2012, जूटोपिया 2016 और राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट 2018 फिल्मों का निर्देशन भी किया है। वह 2 बार एमी पुरस्कार विजेता, 3 बार एनी पुरस्कार विजेता और 1 अकादमी पुरस्कार विजेता है। प्रारंभिक जीवन मूर का जन्म और पालन पोषण ऑक्सनार्ड, कैलिफोर्निया में हुआ था। 2, 3 उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में फिल्म और वीडियो का अध्ययन किया। 1987 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक किया। 4 वहां रहते हुए उन्होंने जिम रियर्डन की 1986 की छात्र फिल्म ब्रिंग मी द हेड ऑफ चार्ली ब्राउन का वर्णन किया। 4 उनके कैलार्ट्स वर्ग में एंड्रयू स्टैंटन, ब्रेंडा चैपमैन और जिम रियर्डन जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शामिल थे। आजीविका टेलीविजन कैलार्ट्स से स्नातक होने के बाद मूर ने CBS के माइटी माउस, द न्यू एडवेंचर्स पर राल्फ बख्शी के लिए काम किया। 1987 में सभी 13 सीजन 1 एपिसोड का सहलेखन किया। 5, 6 मूर द सिम्पसंस के मूल 3 निर्देशकों में से एक थे, जिन्होंने 1990 से 1993 तक पहले 5 सीजन में 17 एपिसोड का निर्देशन किया। 7 जिसमें एपिसोड शामिल है फ्लेमिंग मोज, इची एंड स्क्रैची, द मूवी और मार्च बनाम द मोनोरेल। 8, 9 उन्होंने द सिम्पसंस, होमर बनाम लिसा और 8वीं कमांडमेंट के लिए उत्कृष्ट एनिमेटेड प्रोग्राम के लिए 1991 का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 10 और बाद में 2007 में द सिम्पसंस मूवी पर अनुक्रम निर्देशकों में से एक के रूप में लौटे। 11 1994 में मूर एनिमेटेड सीरीज द क्रिटिक के निर्माता और पर्यवेक्षण निदेशक बन गए। 7 फिर उन्होंने शो के पर्यवेक्षण निदेशक के रूप में फ्यूचरामा के रचनात्मक विकास और उत्पादन की देखरेख की। उन्होंने 1999 से 2001 तक एनिमेटेड सीरीज के कई एपिसोड भी निर्देशित किए, जिनमें क्लासिक रोसवेल दैट एंड्स वेल भी शामिल है। 7, 8 जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट एनिमेटेड प्रोग्राम के लिए एमी अवार्ड जीता। 12 मूर की अन्य टेलीविजन एनिमेशन निर्देशन क्रेडिट में कॉमेडी सेंट्रल के ड्रोन टुगेदर और एमएडी टीवी के लिए स्पाई वर्सेस स्पाई शामिल है। 7 उन्होंने 2009 की एनिमेटेड फॉक्स टेलीविजन सीरीज सिट डाउन, शट अप में पर्यवेक्षण निदेशक के रूप में काम किया। 3 पतली परत 2004 में
मूर ने वार्नर ब्रदर्स की एनिमेटेड लघु फिल्म द डोजर्स इन अटैक ऑफ द ड्रोन्स का निर्देशन किया। 7. 2008 में उन्हें जॉन लैसेटर द्वारा वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में एक निर्देशक के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, इस सुझाव के साथ कि वह वीडियो गेम की दुनिया में स्थापित एक कहानी विकसित करें। 14. यह 2012 की एनिमेटेड फीचर रेकेट राल्फ बन गई, जो मूर की फीचर निर्देशन की शुरुआत थी और बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक सफलता थी। 7. 8. मूर ने फिल्म के किरदारों सोर बिल और जेंगिएफ के लिए आवाजें भी दी थीं। 15. रेक इट राल्फ ने 5 एनी पुरस्कार जीते। मूर की अगली एनिमेटेड फीचर फिल्म डिज्नी की जूटोपिया थी, जिसे उन्होंने बायरन हॉवर्ड और सहनिर्देशक जेरेड बुश के साथ मिलकर निर्देशित किया था। 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई यह फिल्म 2016 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फीचर फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1.023 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। 18. इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता। 19. जूटोपिया के बाद मूर ने साथी फिल्म निर्माता फिल जॉनसन के साथ रेकेट राल्फ की अगली कड़ी राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट का निर्देशन किया। 20. यह फिल्म वित्तीय रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $529.3 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ मूल फिल्म को पीछे छोड़ दिया। 21. इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर श्रेणी में कई पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया गया था, जिसमें अकादमी पुरस्कार, 22 एनी पुरस्कार, 23 और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। 24. 8 अप्रैल 2019 को मूर ने खुलासा किया कि उन्होंने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में शामिल होने के लिए डिज्नी छोड़ दिया था, जहां वे स्टूडियो के लिए मूल एनिमेटेड फिल्मों का निर्देशन और निर्माण करेंगे और अंततः फिल्म विवो का निर्माण करेंगे। 25. 16 मार्च 2022 को मूर ने खुलासा किया कि उन्होंने स्काईडांस एनिमेशन के साथ एक विशेष बहुवर्षीय समग्र सौदा किया है। 26. 18 अक्टूबर 2023 को यह पता चला कि मूर स्काईडांस में एक शीर्षकहीन जैक एंड द बीनस्टॉक परियोजना का निर्देशन कर रहे हैं। फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक निदेशक कहानी निर्माता अन्य आवाज भूमिका नोट्स। 2007 द सिम्पसंस मूवी नहीं हाँ अनुक्रम निर्देशक। फ्यूचरामा। बेंडर का बड़ा स्कोर नहीं एनिमेशन। कार्यकारी नहीं डायरेक्ट टू वीडियो। 2008 डो। सीस का हॉर्टन हियर से हूँ नहीं हाँ अतिरिक्त कहानी कलाकार। फ्यूचरामा। द बीस्ट विद द बिलियन बैक्स नहीं एनिमेशन। कार्यकारी नहीं डायरेक्ट टू वीडियो। फ्यूचरामा। बेंडर्स गेम नहीं एनिमेशन। कार्यकारी नहीं डायरेक्ट टू वीडियो। 2009 फ्यूचरामा। इनटू द वाइल्ड ग्रीन योंडर नहीं एनिमेशन। कार्यकारी नहीं डायरेक्ट टू वीडियो। 2012 रेक इट रेल्फ हाहा नहीं हा सोर बिल और जांगिएफ। 2016 जूटोपिया हाहा नहीं हा डॉग और लैरी रचनात्मक नेतृत्व। 2018 राल्फ ने इंटरनेट को तोड़ा हाहा नहीं हा सोर बिल, जेंगिफ और स्टॉर्म ट्रूपर गीत निर्माता। ए प्लेस कॉल स्लॉटर रेस, क्रिएटिव लीडरशिप। 2021 विवो नहीं हा गोधा। टीबीए शीर्षकहीन जैक और बीनस्टॉक परियोजना हाँ नहीं। 27 शॉर्ट्स। वर्ष शीर्षक निदेशक कहानी अन्य भूमिका नोट्स। 1986 आर्कटिक में कहीं। 28 नहीं हाँ दो हक। मुझे चार्ली ब्राउन का सिर लाओ नहीं हाँ चार्ली ब्राउन बटा कथन सहायता और प्रोत्साहन द्वारा। स्नूकल्स नहीं हाँ अजगर विशेष धन्यवाद। 1988 टैटर टाउन में क्रिसमस नहीं हाँ चरित्र रंग डिजाइनर। तकनीकी खतरा नहीं हाँ कैरेक्टर एनिमेटर डिजाइनर। 1989 हाउंड टाउन नहीं हाँ एनिमेशन निर्देशक। कहानी कलाकार। 1993 अंतर्देशीय साम्राज्य नहीं हाँ हार्पर ब्रैकमैन। 2004 ड्रोन के हमले में डक डोजर्स हाँ नहीं। 2009 दुहक नहीं हाँ प्रोडक्शन सहायक। 2013 गार्लान हुल से जहां संभावनाएं रहती है हाँ नहीं हाँ रिच मूर। 2024 धूल राक्षस नहीं हाँ विशेष धन्यवाद। अन्य श्रेय। वर्ष शीर्षक भूमिका। 1987 एक कहानी। 28 धन्यवाद। 2003 द सिम्पसंस हिट एंड रन विशेष धन्यवाद।
2008 पेंच डिज्नी स्टोरी ट्रस्ट बिना श्रेय 29, 2009 राजकुमारी और मेंढक, 2010 टेंगल्ड, 2011 विनी द पूह, 2013 एक घोड़ा ले लो। अतिरिक्त धन्यवाद। जमा हुआ डिज्नी स्टोरी ट्रस्ट बिना श्रेय 30, 2014 दावत विशेष धन्यवाद। बिग हीरो 6 रचनात्मक नेतृत्व, 2016 नाव को खोजना विशेष धन्यवाद। मोआना रचनात्मक नेतृत्व, 2019 फ्रोजन 2 पुरस्कार, विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र, वर्ष शीर्षक नोट्स, 2012 रेकेट रैल्फ एनी अवार्ड्स, क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स, नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जीता। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित। 2016 जूटोपिया क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जीता। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित। 2018 राल्फ ने इंटरनेट को तोड़ा क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए नामांकित। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार 1991 द सिम्पसंस, होमर बनाम लिसा और 8वीं कमांडमेंट के लिए उत्कृष्ट एनिमेटेड प्रोग्राम, 1 घंटे से कम प्रोग्रामिंग 10। 2002 फ्यूचरामा, रोसवेल दैट एंड्स वेल के लिए उत्कृष्ट एनिमेटेड प्रोग्राम, 1 घंटे से कम प्रोग्रामिंग 12। एनी पुरस्कार 2002 फ्यूचरामा, रोसवेल दैट एंड्स वेल के लिए एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन में निर्देशन 31। 2012 रेकेट राल्फ के लिए एक एनिमेटेड फीचर प्रोडक्शन में निर्देशन 16। 2016 जूटोपिया के लिए एक एनिमेटेड फीचर प्रोडक्शन में निर्देशन बायर्न हॉवर्ड के साथ साझा 32। अकादमी पुरस्कार 2012 नामांकित रेकेट राल्फ के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार 17। 2016 जूटोपिया के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार 33। 2018 नामांकित राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार। यवेट मेरिनो एक फिल्म निर्माता है जिन्होंने डिज्नी की फिल्म एन्केंटो के लिए मुख्य निर्माता के रूप में काम किया। निर्माता के रूप में उन्होंने जेरेड बुश, बायर्न हॉवर्ड और क्लार्क स्पेंसर के साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन मेरिनो के दादा दादी मेक्सिको से है। 1. उसके पिता एक मशीनिस्ट थे और उसकी मां एक कार्यालय प्रबंधक थी। 2. वह नॉर्वॉक, कैलिफोर्निया में पली बढ़ी और कैलिफोर्निया सांता बारबरा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया। 2. 1 साल तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए उसने उस भूमिका के बाहर अस्थायी नियुक्तियां लेना शुरू कर दिया जिसमें डिज्नी भी शामिल था। जो आजीविका मेरिनो ने 1990 के दशक में डिज्नी एनिमेशन के साथ शुरुआत की थी और 5 साल तक रहने की उम्मीद थी। मेरिनो चिकन लिटिल 2005 के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रौद्योगिकी प्रशासन प्रबंधक थे और मीट द रॉबिन्सन्स 2007 के लिए प्रचार सहायक थे। प्रौद्योगिकी विभाग से प्रशासनिक प्रबंधक की भूमिका तक काम करने के बाद टेंगल 2010 के निर्माता रॉय कोनली ने उन्हें संपादन विभाग का प्रबंधन करने के लिए कहा, जिससे वह प्रोडक्शन मैनेजर बन गईं। 2. उसने स्कूल में फिर से दाखिला लिया, MBA की डिग्री प्राप्त की। 2. वह व्रेकेट राल्फ 2012 के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट थी। मेरिनो बिग हीरो 6 2014 के लिए प्रोडक्शन मैनेजर और विभागीय नेतृत्व। जूटोपिया 2016 के लिए विभागीय नेतृत्व। मोआना 2016 के लिए प्रोडक्शन मैनेजर। 3. और राया एंड द लास्ट ड्रैगन 2021 के लिए स्टूडियो और क्रिएटिव लीडरशिप थी। मेरिनो एन्केंटो में विकास के 2 साल बाद शामिल हुईं क्योंकि यह उत्पादन में बदलाव करना शुरू कर दिया था। यह उनकी पहली फिल्म है
जिसमें उन्हें मुख्य निर्माता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मेरिनो ने डिज्नी में वोसेस आवाज़ें नामक एक कर्मचारी संसाधन समूह बनाया। 2 अलग से एनकांटो के पास एक फैमिलिया समूह था जो परिवार की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए दोपहर के भोजन के लिए मासिक रूप से मिलता था। फिल्मोग्राफी एनकांटो 2021 निर्माता वंस अपॉन ए स्टूडियो 2023 निर्माता मोआना 2 2024 निर्माता जूटोपिया 2 2025 निर्माता 4 पुरस्कार एनकांटो 2022 NHMC इम्पैक्ट अवार्ड्स गाला निर्माता इम्पैक्ट अवार्ड एनकैंटो 2022 अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म जेनिफर मिशेल गिन्निफर गुडविन जन्म 22 मई 1978 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने HBO ड्रामा सीरीज बिग लव 2006 से 2011 में मार्गेन हेफमैन, ABC फैंटेसी सीरीज वंस अपॉन ए टाइम 2011 से 2018 में स्नो व्हाइट मैरी मार्गरेट ब्लैंचर्ड, जूटोपिया 2016 में जूडी हॉप्स और व्हाई वीमेन किल 2019 में बेथ हेन स्टैंटन की भूमिका निभाई। गुडविन कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें ड्रामा मोनालिसा स्माइल 2003, म्यूजिकल बायोपिक वॉक द लाइन 2005, रोमांटिक कॉमेडी हीज जस्ट नॉट दैट इनटू यू 2009, पारिवारिक कॉमेडी रमोना एंड बीट्स 2010, रोमांटिक कॉमेडी समथिंग बोरोड 2011 और बायोपिक किलिंग कैनेडी 2013 शामिल है। उन्होंने डिज्नी की एनिमेटेड फंतासी फिल्म टिंकर बेल एंड द लीजेंड ऑफ द नेवर बीस्ट 2014 में फॉन की मुख्य भूमिका को भी आवाज दी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा गुडविन का जन्म मेम्फिस, टेनेसी में हुआ था। 2 उनकी मां लिंडा कैंटोर गुडविन एक पूर्व शिक्षिका है, जिन्होंने फेडेक्स के लिए भी काम किया है। 3 उनके पिता टिम गुडविन पहले एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक थे और उसका संचालन करते थे। 4 गुडविन ने अपने नाम की स्पेलिंग को जेनिफर से बदलकर गिन्निफर कर दिया ताकि उसका नाम अलग हो सके और दक्षिणी क्षेत्रीय बोली में उसके नाम का उच्चारण करने में सहायता मिल सके। 5 उनकी छोटी बहन मेलिसा गुडविन रोबोट चिकन जैसे शो में स्टॉप मोशन एनिमेटर है। गुडविन की मां यहूदी है। 6 गुडविन का पालन पोषण फर्स्ट यूनिटेरियन चर्च और टेम्पल इजराइल दोनों में हुआ। 7 एक बच्चे के रूप में वह हेनरी एस जैकब्स कैंप में गई, जो यूटिका मिसिसिपी में सुधारवादी यहूदी बच्चों के लिए एक ग्रीष्मकालीन शिविर था। उद्धरण वांछित उसे एक बच्चे के रूप में बपतिस्मा दिया गया था और उसने अपनी वयस्कता को पहचानने के यहूदी रिवाज में बैट मिज्वा सेवा के लिए भी अध्ययन किया था। अपनी युवावस्था में गुडविन नॉर्थ अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेम्पल यूथ से जुड़ी हुई थीं। वह मेम्फिस में यहूदी सामुदायिक केंद्र में BBYO में सक्रिय थीं। 10 उन्होंने टेनेसी के मेम्फिस में निजी सेंट मैरी एपिस्कोपल स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1996 में लॉजेन कॉलेजिएट स्कूल से स्नातक किया। बोस्टन विश्वविद्यालय से ललित कला स्नातक की पढ़ाई पूरी करने से पहले उन्होंने 1 साल के लिए हनोवर कॉलेज थिएटर में विशेषज्ञता में पढ़ाई की। BU में एक छात्र के रूप में उन्होंने कई छात्र लघु फिल्मों के साथ साथ कई कॉलेज और स्थानीय मंच प्रस्तुतियों में अभिनय किया। गुडविन को बेट्टे डेविस फाउंडेशन द्वारा अभिनय में उत्कृष्टता व्यावसायिक वादा पुरस्कार दिया गया था और उन्होंने सम्मान के साथ स्नातक किया। बोस्टन विश्वविद्यालय में अपने समय के बाद वह कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहीं और रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ मिलकर एवन के शेक्सपियर संस्थान के स्ट्रैटफोर्ड में अध्ययन किया। अगले वर्ष उन्होंने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग शेक्सपियर सर्टिफिकेट अर्जित किया। आजीविका 2007 में गुडविन कॉमेडी सेंट्रल टेलीविजन फिल्म पोर्न इन चिकन में आने से पहले गुडविन ने NBC टेलीविजन कार्यक्रम लॉ एंड ऑर्डर और एड में भूमिकाएं निभाई थीं। बाद में उन्होंने मोनालिसा स्माइल, विन ए डेट विद टैड हैमिल्टन, वॉक द लाइन जिसमें उन्होंने विवियन लिबर्टो, जॉनी कैश की पहली पत्नी की भूमिका निभाई थी और बर्ड्स ऑफ अमेरिका में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।
उन्होंने डार्क कॉमेडी लव कम्स टू द एग्जीक्यूशन में डोरी डुमचोविक का किरदार भी निभाया था। उद्धरण वांछित, गुडविन ने HBO की ओरिजिनल सीरीज बिग लव में मार्गेन हेफमैन, एक बहुविवाही परिवार में तीसरी पत्नी की प्रमुख भूमिका निभाई, जो 20 मार्च 2011 को समाप्त हुई। गुडविन ने एडल्ट स्विम सीरीज रोबोट चिकन 2008 में मैक्स मारा ने गुडविन को फेस ऑफ द फ्यूचर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार फिल्म में उभरती महिलाओं को मान्यता देता है। 12. गुडविन ने हीज जस्ट नॉट दैट इनटू यू 2009 में गिगी का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें ब्रेकआउट मूवी एक्ट्रेस के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 13 अप्रैल 2009 में उन्होंने रमोना एंड बीट्स में आंटी बी की भूमिका निभाते हुए फिल्मांकन शुरू किया। 14 यह फिल्म 23 जुलाई 2010 को रिलीज हुई थी। 2011 से 2017 तक गुडविन ने ABC फंतासी ड्रामा सीरीज वंस अपॉन ए टाइम में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने परिकथा की नायिका स्नो व्हाइट और उसकी वास्तविक दुनिया की समकक्ष स्कूल शिक्षिका मैरी मार्गरेट ब्लैंचर्ड दोनों की भूमिका निभाई। 15 गुडविन और पति जोश डलास ने अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स वापस जाने के लिए इसके छठे सीजन के अंत में शो छोड़ दिया। 16 वे दोनों 7वें सीजन के अंत में इसके समापन के लिए श्रृंखला में लौट आए। 17 गुडविन ने डिज्नी की जूटोपिया में मुख्य खरगोश पुलिस अधिकारी जूडी हॉप्स के साथ साथ डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म टिंकर बेल और द लीजेंड ऑफ द नेवर बीस्ट में फॉन की आवाज दी। 18 उन्होंने एनिमेटेड सीरीज सोफिया द फर्स्ट में ग्वेन की आवाज भी दी, जो एक रसोई की नौकरानी है जो एक आविष्कारक बनना चाहती है। जनवरी 2017 में गुडविन को लॉस एंजिल्स प्रोडक्शन के कॉन्स्टेलेशन में मैरियन के रूप में चुना गया था। 19 यह नाटक 14 जून से 23 जुलाई 2017 तक गेफेन प्लेहाउस में चला। 20 2019 में गुडविन एंथोलॉजी सीरीज द ट्वाइलाइट जोन 21 और हार्ट स्ट्रिंग्स के एपिसोड में दिखाई दिए। 22 इसके अलावा 2019 में उन्होंने CBS ऑल एक्सेस डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज व्हाई वीमेन किल के पहले सीजन में बेथ एन के रूप में अभिनय किया। 23 गुडविन ने फॉक्स कॉमेडी सीरीज पिवोटिंग में जोडी का किरदार निभाया। 24 जिसका प्रीमियर 9 जनवरी 2022 को हुआ। शो को एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 25 गुडविन डिज्नी की जूटोपिया 2 में जूडी हॉप्स के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को फिर से निभाएंगी, जो नवंबर 2025 में रिलीज होगी। व्यक्तिगत जीवन गुडविन अपने पति जोश डलास के साथ 2012 में गुडविन ने अभिनेता जॉय कर्न को डेट किया और दिसंबर 2010 में उनकी सगाई हो गई। 26 उन्होंने मई 2011 में सगाई समाप्त कर दी। 27 गुडविन ने बाद में 2011 के अंत में अपने वंस अपॉन ए टाइम के सहकलाकार जोश डलास को डेट करना शुरू किया। 28 उन्होंने अक्टूबर 2013 में सगाई की। 29 और 12 अप्रैल 2014 को कैलिफोर्निया में शादी कर ली। 30 उनके 2 बेटे हैं, जिनका जन्म मई 2014, 31 और जून 2016 में हुआ। 32 2013 में गुडविन ने कहा कि मेम्फिस छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत लंबे समय के लिए यहूदी धर्म को छोड़ दिया और 10 साल तक वहाँ कुछ भी नहीं था। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई समुदाय नहीं। बाद में वह अपने विश्वास से फिर से जुड़ गईं और उन्होंने कहा, मैं जन्म से यहूदी थी और अब मैं अपनी पसंद से यहूदी हूँ। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2000 जेल्डा एक विस्तृत यात्रा जेल्डा लघु फिल्म 2003 मोना लिसा मुस्कान कॉन्स्टेंस बेकर 2004 टेड हैमिल्टन के साथ डेट पर जाएं कैथी फीली 2005 लाइन पे चलते हैं विवियन कैश 2006 जल्लाद को प्यार मिलता है डोरी डुमचोविक 2007 महिलाओं के देश में जेनी शून्य दिवस मॉली रिफ्किन 2008 अमेरिका के पक्षी इडा तांगर 2009 वह आपने इतना दिलचस्प नहीं है गिगी फिलिप्स एक आदमी श्रीमती स्ट्रंक 2010 रमोना और बीट्स आंटी बीट्राइस 2011 आज रात मुझे घर ले चलो बांकी कुछ उधार लिया गया राचेल व्हाइट
2014 टिंकरबेल और द लीजेंड ऑफ द नेवर बीस्ट हल्के पीले रंग का आवाज। 2016 जूटोपिया जूडी होप्स। 2023 बड़ी गेम्स स्प्रिंग अवेकनिंग से लिया। एक बार एक स्टूडियो पर जूडी होप्स आवाज। 2025 जूटोपिया 2 आवाज उत्पादन में। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2001 नियम और कानून एरिका एपिसोड फिंगरप्रिंट्स का मिथक। 2001 से 2003 एड डायने स्नाइडर मुख्य भूमिका सीजन 2 से 3 25 एपिसोड। 2002 पोर्न इन चिकन माया टेलीविजन फिल्म। 2005 रोबोट चिकन विभिन्न आवाजें आवर्ती आवाज भूमिका 7 एपिसोड। 2006 से 2011 बड़ा प्यार मार्गेन हेफमैन मुख्य भूमिका। 2007 बड़ा प्यार शुरुआत में मार्गेन हेफमैन 2 एपिसोड। 2009 घटिया चिट्टिया प्रस्तुत एनगे एपिसोड क्रैपी ईस्टर। 2011 स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंथ बैंगनी बालों वाली मत्स्यांगना आवाज भूमिका एपिसोड बिकनी बॉटम ट्रायंगल में आपका स्वागत है। मार्जीन का ब्लॉग मार्गेन हेनरिक्सन एपिसोड क्रश स्टोरी 5 चालक टेलीविजन फिल्म। 2011 से 2018 एक समय की बात है मैरी मार्गरेट ब्लांचर्ड बटा स्नो व्हाइट मुख्य भूमिका सीजन 1 से 6 विशेष अतिथि कलाकार सीजन 7। 2012 इलेक्ट्रिक सिटी जीन मैरी सेंट क्लाउड आवाज की भूमिका। 2013 कैनेडी की हत्या जैकलिन कैनेडी टेलीविजन फिल्म। 2014 सोफिया प्रथम वेन आवाज की भूमिका एपिसोड गिज्मो ग्वेन। 2015 आपको क्या लगता है कि आप क्या है स्वयं एपिसोड गिन्निफर गुडविन। 2019 में किसी की संतान हूँ रेजिना लुइस की कहानी जीन केयर टेलीविजन फिल्म कार्यकारी निर्माता भी। द ट्वाइलाइट जोन ईव मार्टिन एपिसोड पॉइंट ऑफ ओरिजिन 21। हृदय जेनवीव एपिसोड ये पुरानी हड्डियाँ 22। महिलाएं क्यों मारती है बेथ हेन स्टैंटन मुख्य भूमिका सीजन 1 33। 2021 पृथ्वी से नेद तक स्वयं एपिसोड ड्रीम ए लिटिल ड्रीम ऑफ नेद। 2022 पिवोटिंग जोड़ी 34 मुख्य भूमिका जूटोपिया प्लस जूडी होप्स आवाज की भूमिका अभिलेखीय रिकॉर्डिंग। वीडियो गेम डिज्नी इन्फिनिटी 3.0 2015 जूडी हॉप्स आवाज की भूमिका 35। थिएटर गेफेन प्लेहाउस में तारामंडल 2017 मैरियन के रूप में। पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग उत्पादन परिणाम 2010 पीपुल्स चॉइस अवार्ड पसंदीदा ब्रेकआउट फिल्म अभिनेत्री स्वयं मनोनीत। 2011 टीन चॉइस अवार्ड पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री रोमांटिक कॉमेडी कुछ उधार लिया गया मनोनीत। 2012 पसंदीदा टीवी अभिनेत्री फैंटेसी साइंस फिक्शन एक समय की बात है मनोनीत। 2013 मनोनीत पीपुल्स चॉइस अवार्ड पसंदीदा टीवी ड्रामा अभिनेत्री मनोनीत। 2014 पसंदीदा विज्ञान कथा काल्पनिक टीवी अभिनेत्री मनोनीत। टीन चॉइस अवार्ड पसंदीदा टीवी अभिनेत्री फैंटेसी साइंस फिक्शन मनोनीत। 2015 पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स पसंदीदा विज्ञान कथा काल्पनिक अभिनेत्री मनोनीत। पसंदीदा टीवी जोड़ी जोश डलास के साथ मनोनीत। 2016 पसंदीदा विज्ञान कथा काल्पनिक अभिनेत्री मनोनीत। 2016 वॉयस आर्ट्स पुरस्कार उत्कृष्ट मोशन पिक्चर एनिमेशन सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर 36 जूटोपिया जीत गया। 2016 महिला फिल्म पत्रकारों का गठबंधन सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड महिला 37 जीत गया। 2017 पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स पसंदीदा एनिमेटेड मूवी आवाज मनोनीत। 2017 किड्स चॉइस पुरस्कार पसंदीदा दुश्मन मित्र जेसन बेटमैन के साथ साझा 38 जीत गया। के हुई क्वान बटा के IHWIKWN बटा के हुई क्वाहन 4 वियतनामी क्वान के हुई 3 जन्म 20 अगस्त 1971 5 6 जिन्हें जोनाथन के क्वान के नाम से भी जाना जाता है एक अमेरिकी अभिनेता है। एक बाल कलाकार के रूप में क्वान इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में शॉर्ट राउंड और द गोइनीज 1985 में डेटा की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि के लिए बहे।
1990 के दशक में कुछ भूमिकाओं के बाद उन्होंने 19 साल का अभिनय अंतराल लिया, जिसके दौरान उन्होंने एक स्टंट कोरियोग्राफर और सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। क्वान ने पारिवारिक साहसिक फिल्म फाइंडिंग ओहाना 2021 के साथ अभिनय में वापसी की। इसके बाद समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 में काम किया, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने उन्हें विभिन्न प्रशंसाएं दिलाईं, जिसमें एक अकादमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड शामिल है। क्वान और हिंगेस एंगोर एशियाई मूल के केवल 2 अभिनेता हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है, और क्वान अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले वियतनाम में जन्मे अभिनेता है। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। 7 उन्होंने तब से 2023 में डिज्नी प्लस सीरीज लोकी के दूसरे सीजन में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन क्वान के हुई का जन्म 20 अगस्त 1971 को साइगोन, दक्षिण वियतनाम में हुआ था। 6 उनके 8 भाई बहन थे और वे एक चीनी मूल के परिवार में रहते थे। 8 1975 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के 3 साल बाद क्वान अपने परिवार के साथ वियतनाम से भाग गया। 9 वह अपने पिता और 5 भाई बहनों के साथ हांगकांग भाग गया, जबकि क्वान की मां और 3 अन्य भाई बहन मलेशिया चले गए। 10 हांगकांग में एक शरणार्थी शिविर में रहने के बाद क्वान के पूरे परिवार को 1979 में शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में भर्ती कराया गया था। 11 अमेरिका में क्वान कैलिफोर्निया में बड़ा हुआ, जहां उसने लॉस एंजिल्स के सनलैंड तुजुंगा में माउंट ग्लीसन जूनियर हाई स्कूल और अल्हाम्ब्रा में अल्हाम्ब्रा हाई स्कूल में पढ़ाई की। 12 आजीविका 1984 से 1999 बाल स्टारडम क्वान 12 साल की उम्र में एक बाल कलाकार बन गए। उन्होंने 1984 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में एरिसन फोर्ड के साइडकिक शॉर्ट राउंड की भूमिका निभाई। 13 कास्टिंग डायरेक्टर ने कैस्टेलर एलिमेंट्री स्कूल में कई बच्चों का ऑडिशन लिया, जिसमें क्वान का छोटा भाई भी शामिल था। 14 उन्होंने इस भूमिका को मेरे जीवन के सबसे खुशी के समय में से एक के रूप में वर्णित किया। 11 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें एक युवा अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 15 1985 में क्वान ने बच्चों के नामांकित समूह के सदस्य आविष्कारक रिचर्ड डेटा वांग के रूप में द गोइनीज में सह-अभिनय किया। उन्होंने 1987 में वह जापानी फिल्म पैसेंजर सुगीसारिशी हिबी जा में जापानी आइडल गायक होंडा मिनाको के साथ दिखाई दिए। उन्होंने अल्पकालिक टीवी श्रृंखला टुगेदर वी स्टैंड 1986 से 1987 में सैम की भूमिका निभाई और 1990 से 1991 तक सिटकॉम हेड ऑफ द क्लास में जैस्पर क्वांग की भूमिका निभाई। 1991 में उन्होंने फिल्म ब्रीदिंग फायर में अभिनय किया और अगले वर्ष एंसिनो मैन में एक छोटी भूमिका निभाई। उन्होंने 1993 में मंदारिन भाषा के ताइवान टीवी शो यूनुच एंड कारपेंटर में मुख्य भूमिका निभाई, जो 40 एपिसोड तक चला। 16 1 उन्होंने 1996 में हांगकांग वियतनाम के सहनिर्माण रेड पायरेट में भी अभिनय किया। 2000 से 2020 अभिनय से अवकाश और अन्य कार्य। एक वयस्क के रूप में क्वान को संयुक्त राज्य में अभिनय का काम मिलना मुश्किल लगा। उन्होंने अंततः अभिनय छोड़ दिया और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिल्म कार्यक्रम में दाखिला लिया। 18 19 अपने समय के दौरान उन्होंने अपने दोस्त और साथी छात्र ग्रेग बिशप के साथ वुडू नामक एक कॉमेडी हॉरर लघु फिल्म संपादित की, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन किया था। 19 वुडू ने 2000 स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता और आज भी यूएससी छात्रों को दिखाया जाता है। 20 यूएससी से स्नातक होने के बाद क्वान को कोरी यूएन ने एक्समेन 2000 में लड़ाई के दृश्यों को कोरियोग्राफ करने में मदद करने के लिए टोरंटो, ओंटारियो जाने के लिए कहा। 18 14 अगले दशक तक उन्होंने एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न प्रस्तुतियों में पर्दे के पीछे काम किया। 21 क्वान ने वोंग कार्रवाई की 2046-2004 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 2021 वर्तमान
अभिनय में वापसी और आगामी परियोजनाएं। द गुनीज पैनल 2019 फैन एक्सपो टोरंटो में सीन एस्टिन, क्वान और कोरी फेल्डमैन। 2018 में क्रेजी रिच एशियन की सफलता के बाद क्वान को अभिनय में लौटने की प्रेरणा मिली। 22 उसी वर्ष फिल्म निर्माण जोड़ी डेनियल ने अपनी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए कास्टिंग शुरू की। वे वेमंड वांग की भूमिका में एक अभिनेता को लेने के लिए संघर्ष करते रहे, एक ऐसा चरित्र जो फिल्म के 3 अलग-अलग अवतारों में दिखाई देगा। सहनिर्देशक डेनियल क्वान ने ट्विटर पर क्वान को देखा। टैलेंट एजेंट मिलने के 2 हफ्ते बाद क्वान को फिल्म के ऑडिशन के लिए कॉल आया। 19 जनवरी 2020 में क्वान को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के कास्ट सदस्य के रूप में घोषित किया गया था। 23 फिल्म को मार्च 2022 में भारी प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया, जिसमें क्वान के प्रदर्शन को लगभग सर्वसम्मत प्रशंसा और मीडिया का ध्यान मिला। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीत ने उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में किसी भी व्यक्तिगत श्रेणी को जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बना दिया, जिसमें सहायक भूमिका में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड की जीत शामिल है। वह उस श्रेणी में नामांकित होने वाले पहले वियतनामी अमेरिकी अभिनेता थे। 24, 25, 26, 27 क्वान सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले एशियाई मूल के 2 अभिनेताओं में से एक है। दूसरे हैं 1985 में हैंगेस एंगोर। 28 और अकादमी पुरस्कार जीतने वाले वे पहले वियतनाम में जन्मे अभिनेता है। 29 एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस भी अब तक की सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म है। क्वेन व्हाइट हाउस में एशियाई अमेरिकी मूल निवासी हवाईयन और प्रशांत द्वीप समूह विरासत माह समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ मेहमानों को संबोधित करते हुए अमेरिकन बोर्न चाइनीज टीवी श्रृंखला की स्क्रीनिंग से पहले मई 2023। 2019 में उन्हें 2021 में रिलीज होने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म फाइंडिंग ओहाना में सहायक भूमिका में लिया गया। 31 क्वान ने निर्देशक जूड वेंग से संपर्क किया जब उन्होंने फिल्म को द गोइनिस मीट्स इंडियाना जोन्स के रूप में वर्णित करते हुए सुना। दोनों में क्वान दिखाई दिए थे। 19 फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि वह डिज्नी प्लस के लिए अमेरिकन बोर्न चाइनीज के टीवी रूपांतरण के कलाकारों में शामिल हो गए थे, जिसे बाद में मई 2023 में रिलीज किया गया था। 32-33 सितंबर 2022 में क्वान को डिज्नी प्लस के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज लोकी के दूसरे सीजन के लिए कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई, जिसका प्रीमियर 6 अक्टूबर 2023 को हुआ। 34-35 जून 2023 में यह घोषणा की गई कि उन्हें एक अभिनेता के रूप में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 12 दिसंबर 2023 को वह कुंग फू पांडा 4 के लिए वॉयस कास्ट में शामिल हुए। 37 व्यक्तिगत जीवन क्वान वियतनाम के हुआ जातीय अल्पसंख्यक समूह से हान चीनी वंश का है। वह अंग्रेजी, वियतनामी, कैंटोनीज और मंदारिन में धारा प्रवाह है। 38 क्वान की शादी इको क्वान से हुई है, जिन्होंने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ऑनसेट अनुवादक के रूप में काम किया। 39 और वुडलैंड हिल्स, लॉस एंजल्स में रहते हैं। 19-18 क्वान के पास ताइक्वांडो में दूसरी डिग्री की ब्लैक बेल्ट है। उन्होंने इंडियाना जोन्स और टेम्पल ऑफ डूम में अपनी भूमिका के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षक से सीखने के बाद कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। 19 वह अपने गुनीज के सहकलाकार जेफ कोहेन के साथ करीबी दोस्त बने हुए हैं, जो क्वान के मनोरंजन वकील भी है, और उन्होंने क्वान को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एमिली फॉर्च्यून फिमस्टर बटा FIMSTR बटा, जन्म 1 जुलाई 1980, एक अमेरिकी लेखिका, हास्य कलाकार और अभिनेत्री है। 2010 में NBC के लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग पर अपना टेलीविजन डेब्यू करने के बाद उन्होंने द मिंडी प्रोजेक्ट 2015 से 2017 में कोलेट के रूप में अभिनय किया। जुलाई 2019 में उन्होंने हिट रेडियो शो व्हाट ए जोक विद पापा और फॉर्च्यून विद टॉम पापा की मेजबानी करना शुरू किया। कॉमेडियन और मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लिया, जो सीरियस XM चैनल नेटफ्लिक्स पर पहला लाइव प्रोग्रामिंग है जोक है। 2 उन्होंने द एल वर्ड, जनरेशन क्यू में हीथर की भूमिका निभाई। 3
द एल वर्थ का रीबूट। प्रारंभिक जीवन। फीमस्टर का जन्म उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट में माइक और जिंजर फीमस्टर के घर हुआ था। 3 में सबसे छोटी, 2 बड़े भाई, प्राइस और जे। फॉर्च्यून उसकी नानी का पहला नाम है। 1. बेलमोंट, उत्तरी कैरोलिना में पली बड़ी। उसने बेलमोंट सेंट्रल एलिमेंट्री स्कूल और बेलमोंट जूनियर हाई में पढ़ाई की। 1. इसके बाद 1998 में साउथ पॉइंट हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4. उसी वर्ष उसे गैस्टोनिया डेब्यूटेंट बॉल में समाज के सामने पेश किया गया। 1. साउथ पॉइंट में उसने बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल और टेनिस खेला। 1. उन्होंने पीस कॉलेज में पढ़ाई की, जो उस समय केवल महिलाओं के लिए था, और छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गईं। संचार में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फुटबॉल और टेनिस खेलीं। उन्होंने सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2002 में दीक्षांत समारोह में छात्र वक्ता थीं। स्नातक की वक्ता रैले की मूल निवासी अभिनेत्री एमिली प्रोक्टर थीं, जिनसे फिमस्टर स्नातक होने के बाद परिचित हुईं। स्पेन में 1 साल रहने के बाद वह 2003 में प्रोक्टर की निजी सहायक बनने और कॉमेडी करने के लिए लॉस एंजिल्स चली गईं। 1. प्रोक्टर के पड़ोसी, लॉस एंजिल्स डेली न्यूज के एक पत्रकार से जुड़ने के बाद फीमस्टर ने मनोरंजन पत्रकारिता में 7 साल का करियर शुरू किया। 1. 2005 में वह ग्राउंडलिंग्स थिएटर में शामिल हुईं, जहां उन्होंने इम्प्रोव और स्केच कॉमेडी का अध्ययन किया। 4 साल बाद उन्हें ग्राउंडलिंग्स संडे कंपनी में शामिल होने के लिए चुना गया। व्यक्तिगत जीवन। फीमस्टर ने 2005 में 25 साल की उम्र में समलैंगिक होने की बात स्वीकार की थी। 7. 1. 2016 में उसने किंडरगार्टन टीचर जैकलीन स्मिथ को डेट करना शुरू किया। 1. 2018 की शुरुआत में सगाई कर ली। 8. वह और स्मिथ लॉस एंजिल्स और बेलमोंट, उत्तरी कैरोलिना में अपने घर रखते हैं। उन्होंने 23 अक्टूबर 2020 को एक छोटे समारोह में शादी की। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 डॉर्क्स का गुप्त जीवन चौकीदार। 2015 रंगों में जीवन जो। 2016 ऑफिस क्रिसमस पार्टी लोनी। 2018 सामाजिक प्राणी साराबेत। 2018 वर्ष का पिता अध्यापक। 2018 द हैप्पी टाइम मर्डर्स रोबिन। 2020 निर्वासित छलनी। 2020 फ्रेंड्स गिविंग परी समलैंगिक माँ। 2020 चिकी फाइट भालू। 2020 आत्मा काउंसलर जेरीडी आवाज की भूमिका 9। 2021 बार्ब और स्टार विस्टा डेल मार जाते हैं, कनिष्ठा। 2021 हा दिवस जीन पैरामेडिक। 2022 सेक्स अपील मामा सुजे। 2023 परिवार स्विच कोच किम। 2025 जूटोपिया 2 निबल्स, आवाज, उत्पादन में 10। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो, WDS 6, जिसे कभी कभी डिज्नी एनिमेशन के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, एक अमेरिकी एनिमेशन स्टूडियो है जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए एनिमेटेड फीचर और लघु फिल्में बनाता है। स्टूडियो के वर्तमान उत्पादन लोगों में इसके पहले सिंक्रोनाइज साउंड कार्टून स्टीमबोट विली 1928 का एक दृश्य है। लाफोग्राम स्टूडियो के बंद होने के बाद 16 अक्टूबर 1923 को भाइयों वॉल्ट डिज्नी और रोयो डिज्नी द्वारा स्थापित यह दुनिया का सबसे पुराना चलने वाला एनिमेशन स्टूडियो है। यह वर्तमान में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के एक प्रभाग के रूप में संगठित है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के बरबैंक में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो लॉट में रोय डिज्नी एनिमेशन बिल्डिंग में है। 7. अपनी स्थापना के बाद से स्टूडियो ने स्नो व्हाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स 1937 से 1923 में डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो DBCS के रूप में स्थापित, 1926 में इसका नाम बदलकर वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो WDS कर दिया गया और 1929 में वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस WDP के रूप में शामिल किया गया। यह स्टूडियो 1934 में फीचर प्रोडक्शन में प्रवेश करने तक लघु फिल्मों के निर्माण के लिए समर्पित था, जिसके परिणामस्वरूप 1937 में स्नो व्हाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स बनी, जो पहली पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फीचर फिल्मों में से एक और पहली US आधारित फिल्म थी। 1986 में एक बड़े कॉरपोरेट पुनर्गठन के दौरान वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस
जो एक एकल एनिमेशन स्टूडियो से एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह में विकसित हो गया था, का नाम बदलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी कर दिया गया। कई लोगों के लिए डिज्नी एनिमेशन का पर्याय है, क्योंकि किसी अन्य माध्यम में एक भी कंपनी की प्रथाएं इतने भारी सीमा तक सौंदर्य मानदंडों पर हावी नहीं हो पाई है। 9. स्टूडियो को अपने अस्तित्व के अधिकांश समय के लिए प्रमुख अमेरिकी एनिमेशन स्टूडियो के रूप में पहचाना गया था। 10. और यह कई दशकों तक एनिमेटेड फीचर्स में निर्विवाद विश्व नेता था। 11. इसने कई तकनीकों, अवधारणाओं और सिद्धांतों को विकसित किया जो पारंपरिक एनिमेशन के मानक अभ्यास बन गए। 12. स्टूडियो ने स्टोरी बोर्डिंग की कला का भी बीड़ा उठाया, जो अब एनिमेटेड और लाइव एक्शन फिल्म निर्माण दोनों में उपयोग की जाने वाली एक मानक तकनीक है। 13. स्टूडियो की एनिमेटेड फीचर्स की सूची डिज्नी की सबसे उल्लेखनीय संपत्तियों में से एक है। स्टूडियो की 3 फिल्में फ्रोजन 2013, जूटोपिया 2016 और फ्रोजन 2 2019 सभी अब तक की 50 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है, जिसमें से बाद वाली अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फीचर फिल्म बन गई है। निंटेंडो और इल्यूमिनेशन की द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 की रिलीज तक यह किसी एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दुनिया भर की ओपनिंग भी थी। 2013 तक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन करने के परिणामस्वरूप स्टूडियो के पास विकास में कोई हाथ से तैयार एनिमेटेड फीचर नहीं था और उन्होंने अपने अधिकांश हाथ से तैयार एनिमेशन डिवीजन को बंद कर दिया था। 14-15 हालांकि स्टूडियो ने 2019 और 2023 में कहा कि वे भविष्य के हाथ से तैयार फीचर प्रोजेक्ट्स के लिए फिल्म निर्माताओं के प्रस्तावों के लिए खुले हैं। 16-17 इसके अलावा अप्रैल 2022 में स्टूडियो के लंबे समय के एनिमेटरों में से एक एरिक गोल्डबर्ग ने डिज्नी स्टूडियो के भीतर एक बार फिर से हाथ से तैयार एनिमेशन पर लौटने की योजना की पुष्टि की। इतिहास 1923-29 डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो लॉस फेलिज में किंग्सवेल एवेन्यू पर स्थित इमारत जो 1923 से 1926 तक स्टूडियो का घर थी। 19 कैंसस सिटी मिसौरी के मूल निवासी वॉल्ट डिज्नी और रॉय ओ डिज्नी ने 1923 में लॉस एंजल्स में डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो की स्थापना की और एक एनिमेटेड दुनिया में लाइव एक्शन बाल अभिनेत्री की विशेषता वाली मूक एलिस कॉमेडीज लघु फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण शुरू किया। 20 एलिस कॉमेडीज को मार्गरेट जे. विंकलर की विंकलर पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया था, जिसने बाद में 1927 में यूनिवर्सल पिक्चर्स के माध्यम से एक दूसरी डिज्नी लघु विषय श्रृंखला ऑल एनिमेटेड ओस्वाल्ड द लकी रैबिट का भी वितरण किया। 20-21 कैलिफोर्निया में स्थानांतरित होने पर डिज्नी भाइयों ने शुरू में लॉस एंजल्स के लॉस फेलिज पड़ोस में 4406 किंग्सवेल एवेन्यू में अपने चाचा रॉबर्ट डिज्नी के गैरेज में काम करना शुरू। फरवरी 1924 में स्टूडियो 4649 किंग्सवेल एवेन्यू में अपने स्वयं के कार्यालय स्थान के बगल में चला गया। 1925 में डिज्नी ने पास के सिल्वर लेक पड़ोस में 2719 हाइप्रियन एवेन्यू में एक नए स्थान पर जमा राशि जमा की, जिसे स्टूडियो के अन्य स्थानों से अलग करने के लिए हाइप्रियन स्टूडियो के रूप में जाना जाने लगा, और जनवरी 1926 में स्टूडियो वहां चला गया और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो नाम ले लिया। 22 इस बीच ओस्वाल्ड के पहले साल के बाद वॉल्ट डिज्नी ने विंकलर पिक्चर्स के साथ अपने अनुबंध को नवीनीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन चार्ल्स मिंटज, जिन्होंने मार्गरेट विंकलर से शादी करने के बाद उनके व्यवसाय को संभाला था, डिज्नी को प्रत्येक ओस्वाल्ड शॉट के लिए कम अग्रिम भुगतान स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। डिज्नी ने इनकार कर दिया और चूंकि यूनिवर्सल के पास डिज्नी के बजाय ओस्वाल्ड के अधिकार थे, इसलिए मिंटज ने ओस्वाल्ड कार्टून बनाने के लिए अपना खुद का एनिमेशन स्टूडियो स्थापित किया। 1928 के मध्य में डिज्नी के ओस्वाल्ड अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद मिंटज ने डिज्नी के अधिकांश कर्मचारियों को काम पर रख लिया। 23 प्लेन क्रेजी में मिकी माउस इस पात्र को नायक बनाकर निर्मित पहली लघु फिल्म थी। जब बाकी कर्मचारी अनुबंध पर शेष ओस्वाल्ड्स का काम पूरा कर रहे थे, तब गुप्त रूप से काम करते हुए डिज्नी और उनके प्रमुख एनिमेटर यूबी इवर्क्स ने मिकी माउस नामक एक नए चरित्र को अभिनीत करने वाले कार्टून बनाने में कुछ मुट्ठी भर वफादार कर्मचारियों का नेतृत्व किया। 24
पहले 2 मिकी माउस कार्टून, प्लेन क्रेजी और द गैल्पिंग गौचो, 1928 की गर्मियों के दौरान सीमित कार्यक्रमों में पूर्वावलोकन किए गए थे। हालांकि तीसरे मिकी कार्टून के लिए डिज्नी ने संगीतकार कार्ल स्टालिंग और व्यवसायी पैट पॉवर्स के साथ मिलकर एक साउंड ट्रैक तैयार किया, जिन्होंने डिज्नी को अपनी बूटलेग सिनेफोन साउंड न फिल्म प्रक्रिया प्रदान की। इसके बाद तीसरा मिकी माउस कार्टून स्टीमबोट विली सिंक्रोनाइज्ड साउंड वाला डिज्नी का पहला कार्टून बन गया। 25 पॉवर्स द्वारा सेलिब्रिटी प्रोडक्शंस के माध्यम से वितरित ध्वनि कार्टूनों की मिकी माउस श्रृंखला जल्दी ही संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लोकप्रिय कार्टून श्रृंखला बन गई। 26-27 ध्वनि कार्टूनों की एक दूसरी डिज्नी श्रृंखला सिली सिम्फनीज 1929 में द स्केलेटन डांस के साथ शुरू हुई। 28 1929-40 रीन कॉर्पोरेशन सिली सिम्फनीज और स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। 1929 में डिज्नी और पॉवर्स के बीच वित्तीय विवादों के कारण डिज्नी की एनिमेशन उत्पादन कंपनी 16 दिसंबर 1929 को वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस के रूप में फिर से शामिल हुई, जिसने कोलंबिया पिक्चर्स के साथ एक नया वितरण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 29, 30, 31 बदले में पॉवर्स ने उबइवर्क्स को साइन किया, जिन्होंने अपने स्टूडियो में कार्टून का निर्माण शुरू किया, हालांकि वे 1940 में डिज्नी में वापस आ गए। 32 कोलंबिया ने डिज्नी के शॉर्ट्स को 2 साल तक वितरित किया, इससे पहले कि डिज्नी स्टूडियो ने 1932 में यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ एक नया वितरण सौदा किया। उसी वर्ष डिज्नी ने टेक्निकलर के साथ अपनी नई 3 स्ट्रिप रंगीन फिल्म प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए 2 साल का विशेष सौदा किया। 33 जिसने पूर्ण रंग प्रजन की अनुमति दी, जहां पिछले रंगीन फिल्म प्रोसेसर नहीं कर सकते थे। 34 इसका परिणाम सिली सिम्फनी कार्टून फ्लावर्स एंड ट्रीज था, जो पूर्ण टेक्निकलर में व्यावसायिक रूप से रिलीज की गई पहली फिल्म थी। 34-35 फ्लावर्स एंड ट्रीज एक बड़ी सफलता थी। 34-36 और सभी सिली सिम्फनीज को बाद में टेक्निकलर में निर्मित किया गया। 37-38 1930 के दशक की शुरुआत में वॉल्ट डिज्नी ने महसूस किया था कि एनिमेटेड फिल्मों की सफलता भावनात्मक रूप से मनोरंजक कहानियों को बताने पर निर्भर करती है, जो दर्शकों को जकड़ ले और जाने न दे। 39-40 और इस एहसास ने उन्हें कहानी विकास के लिए समर्पित स्टोरी बोर्ड कलाकारों के साथ एक अलग कहानी विभाग बनाने के लिए प्रेरित किया। 41 अच्छी तरह से विकसित पात्रों और एक दिलचस्प कहानी के साथ 1933 की टेक्निकलर सिली सिम्फनी कार्टून 3 लिटिल पिग्स एक प्रमुख बॉक्स ऑफिस और पॉप संस्कृति की सफलता बन गई। 34-42 जिसका थीम गीत हूज अफ्रेड ऑफ द बिग बैड वुल्फ एक लोकप्रिय चार्ट हिट बन गया। 43 1934 में वॉल्ट डिज्नी ने कई प्रमुख स्टाफ सदस्यों को इकट्ठा किया और अपनी पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने की योजना की घोषणा की। फिल्म उद्योग के अधिकांश लोगों द्वारा उपहास किए जाने के बावजूद, जिन्होंने इस निर्माण को डिज्नी की मूर्खता कहा, डिज्नी ने स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के निर्माण में निडरता से काम किया। 44 जो अंग्रेजी और टेक्निकलर में पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म बन गई। स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के निर्माण में काफी प्रशिक्षण और विकास हुआ और स्टूडियो का काफी विस्तार हुआ, जिसमें स्थापित एनिमेटर, अन्य क्षेत्रों के कलाकार और हाल ही में कॉलेज से स्नातक हुए लोग फिल्म पर काम करने के लिए स्टूडियो से जुड़े। लेस क्लार्क, नॉर्म फर्ग्यूसन और आर्ट बैबिट जैसे प्रमुख एनिमेटरों की देखरेख में और पास के चॉइनार्ड आर्ट इंस्टीट्यूट के एक कला शिक्षक डोनाल्ड डब्ल्यू ग्राहम द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रशिक्षण वर्ग 12-44 1932 में स्टूडियो में शुरू हुए थे और उन्हें अभिविन्यास प्रशिक्षण और सतत शिक्षा कक्षाओं में काफी विस्तारित किया गया था। 12-44 कक्षाओं को पढ़ाने के दौरान ग्राहम और एनिमेटरों ने कई तकनीकों और प्रक्रियाओं को बनाया या औपचारिक रूप दिया जो पारंपरिक एनिमेशन के प्रमुख सिद्धांत और सिद्धांत बन गए। 12 द गॉडेस ऑफ स्प्रिंग 1934 और द ओल्ड मिल 1937 जैसी मूर्खतापूर्ण सिम्फनीज ने यथार्थवादी मानव आकृतियों के एनिमेशन, विशेष प्रभाव एनिमेशन और मल्टीप्लेन कैमरा के उपयोग जैसी नई तकनीकों के लिए प्रयोग के मैदान के रूप में काम किया। 45 एक ऐसा आविष्कार जिसने एनिमेशन कलाकृति परतों को कई विमानों में विभाजित किया, जिससे कैमरा एक एनिमेटेड दृश्य के माध्यम से आयामी रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। 46
वॉल्ट डिज्नी ने 1937 के मूल स्नो व्हाइट थिएटर ट्रेलर के एक दृश्य में 7 बौनों में से प्रत्येक का परिचय कराया। स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स को पूरा करने में डिज्नी को उस समय $1.4 मिलियन की महंगी राशि खर्च करनी पड़ी, जिसमें अकेले कहानी के विकास पर $1 लाख शामिल थे, और फरवरी 1938 में आरकेओ रेडियो पिक्चर्स द्वारा रिलीज होने पर यह एक अभूतपूर्व सफलता थी। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो पिछला पार्ट हमें 13 फरवरी 2016 को देखने को मिला था। इंडिया में रिलीजिंग डेट 4 मार्च 2016 थी। 108 मिनट के रनिंग लाइन के साथ ये मूवी देखने को मिली थी। बजट इसका भारी भरकम था, लगभग 150 मिलियन का इसका बजट था। बाकी बिलियन इसने फोड़े थे कलेक्शन में, 1.025 बिलियन का इसका कलेक्शन था, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और कंफर्म इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी डिज्नी की कई मूवीज़ आ रही है, इस वजह से इसे डिले किया जा रहा है, लेकिन इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। कंफर्म ये हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी डिज्नी की और भी एनिमेटेड मूवी हमें देखने को मिलने वाली है, उन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो हमारे आई बटन पर या प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।